तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट दी और इससे पहले भी मैं आपके कॉलेज में आ चुका हूँ। ठीक है, आज मेरी चौथी पांचवी एक तरीके से कहते हैं इंटरैक्टिव क्लास है आप लोगों के साथ में। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे आपके कॉलेज के साथ में एक समझौता किया है कि हम लोगों की टीम और आपके कॉलेज की टीम मिल करके कैसे आप लोगों के विकास के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग समय समय पे आप लोग एनजीओ जानते हैं? कितने लोग एनजीओ जानते हैं? प्लीज हाथ उठाइए। बहुत अच्छी चीज है, कुछ बच्चे जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। एनजीओ का ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके तहत में काम करके आप लोग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ काम करने का अनुभव मिलता है आप लोगों को। जैसे आप बोलते हैं ना भाई वर्क एक्सपीरियंस है कोई, आप कहीं पे जाते हो तो लोग पूछते हैं कोई काम का अनुभव है। ठीक है, एक तो होता है कि किसी फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं तो हमको अनुभव हो रहा है, उसके अलावा समाज सेवा में हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमको अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है, तो हम लोग विभिन्न शहर के जो अच्छे एनजीओ हैं उनको आपके साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक मेरा ख्याल है करीब 7-8 MOU यानी 7-8 एनजीओ को आपके लिए हम लोग यहाँ पे ला चुके हैं। उनका काम होगा कि वो लोग आपके जागरूकता के लिए समय समय पे यहाँ पे इवेंट्स करवाएंगे, चाहे वो कानूनन सलाह देना हो या वो हेल्थ कैंप होगा या कोई और एक्टिविटी होगी, ये आपको किया जाएगा। तो इसी एक्टिविटी में आज हम लोग के साथ में टाइम निकाला है एडवोकेट पूजा गुप्ता मैम ने, प्लीज इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। मैडम शक्ति सेतु फाउंडेशन चलाती हैं और आज शक्ति सेतु फाउंडेशन के तहत में फ्री लीगल कंसल्टेंसी आप लोग को दी जा रही है। ठीक है, लीगल कंसल्टेंसी का मतलब होता है कानूनी सलाह। ठीक है, तो फ्री लीगल कंसल्टेंसी का मतलब अगर आप लोग मैडम से प्राइवेट में इनके चैम्बर में जाके मिलिएगा तो 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो आज आप लोगों को ये जानना है कि कानून में आपके क्या अधिकार हैं। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो तो किसी ने आपको कोई कमेंट कर दिया तो आप कह रहे हो छोड़ो उठाओ जाने दो, कोई मुद्दा नहीं है, मैम क्यों उससे उलझे, ऐसा नहीं है, उससे उलझो मत। लेकिन ये जानो कि उसको रुक कर कहो भैया 1 मिनट रुको, ये दफा 304 305 लगेगा और चले जाओगे थाने में, 4 जूते खाओगे, जमानत नहीं होगी। मैडम हमारे साथ है, समझिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कानून में उसके लिए कौन सी धारा है और उसके लिए उस धारा पे क्या दंड मिलता है, इसका क्या प्रावधान है। समझो, आपके आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग नॉर्मल मानते हो, कहते हो अरे यार कोई हमको 2 थप्पड़ मार दिया, किसी ने डांट दिया, घर में किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया है, कोई आप उसको नॉर्मल मानते हो। आप कहते हो यार मम्मी का मार खाना नॉर्मल है, बहन का गाली खाना नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, ये अज्ञानता का विषय है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये जानेंगे कि हमारा क्या अधिकार है और कैसे हम उसको कानून के थ्रू हासिल करें। इसमें मदद करेंगे हमको ज्ञान देने में एडवोकेट पूजा। आप लोग का अगर कोई सवाल होगा तो जब मैडम अपनी बात कह देंगी तब आप लोग हैंड रेज करिएगा, एक एक करके आप लोगों को जवाब मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आगे मैं एडवोकेट पूजा को इन्वाइट करूँ। मैम प्लीज आप हमारे बच्चों को गाइड कीजिए। सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। ये गुड मॉर्निंग का समय चला गया है। आप सभी शिक्षिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी यहाँ लड़कियां हैं तो विशेषकर हमें लड़कियों के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे जानना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं। चाहे केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, विशेषकर बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ऐसे प्रावधान लाती है ताकि हम लड़कियां, हम महिलाएं सशक्त हो सकें। चाहे वो शिक्षा से संबंधित कोई कानून हो, सुरक्षा से संबंधित कोई कानून हो या स्वास्थ्य से संबंधित कोई कानून हो, तो हमें सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं, हमारे अधिकार क्या क्या हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप निजी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, जो आज के टाइम में लड़कियां हर क्षेत्र में अपने आप को स्टैब्लिश कर रही हैं, स्थापित कर रही हैं। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि एक संख्या है लड़कियों की जो घर से निकल के पढ़ रही हैं, क्योंकि स्कूल तक तो पढ़ाई नॉर्मली कंपलसरी सब लोग करते हैं, बट दैट इज द पीजी कॉलेज, दैट मींस यू हैव टू ग्रो आफ्टर द इंटर। आप इंटर करने के बाद या अपने डिग्री कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आप पीजी में आए हो, कहीं ना कहीं सबका एक विजन होगा कि मुझे अपने क्षेत्र में, मैं किस क्षेत्र में जाना चाहूंगी, कोई फील्ड अपनाना चाहूंगी, तो इसके लिए हम ये पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल से लेकर के कॉलेज और कॉलेज से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक का बहुत ऐसा प्रावधान है जो हमें बिल्कुल जानना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी हम जो है कहीं किसी अपने कार्य क्षेत्र के लिए, सर्विस के लिए कहीं काम कर रहे हो
ही नहीं है। अगर हमें जानकारी है तो उसके अगेंस्ट हम कहीं ना कहीं कोई एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि बच्चों का कानूनी अधिकार शिक्षा के मामले में क्या है। आप सबको पता होगा राइट टू एजुकेशन, जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, चाहे बालक हो या बालिका, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है। ये सरकार के द्वारा हम सभी को मुहैया कराया गया है और मुझे लगता है सभी विद्यालय इसको अडॉप्ट करते हैं, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते भी हैं। दूसरा क्या है कि उसके बाद जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार देता है। हमें लड़की होने या लड़का होने में कोई अंतर का भाव नहीं आना चाहिए कि लड़कियों को सेकंड बेंच में बैठना चाहिए, लड़कों को फर्स्ट बेंच। हालांकि आपका शायद महिला कॉलेज है, ये महिला कॉलेज है, तो यहाँ तो चलिए ये चीजें नहीं है। बहुत ऐसा कोएड कॉलेज होता है, कोएड स्कूल होता है, तो वहां भी हमें इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आर्टिकल 15 है, 16 है, ये कंटिन्यू जो हमारा राइट टू जीने का अधिकार है 14 से लेकर के 21 तक का, उस पर कुल मिला के मोटा मोटी मैं ये कहूंगी, ना ही हम धर्म के आधार पे, ना ही लिंग के आधार पे, ना ही जाति के आधार पे और ना ही आर्थिक स्थिति के आधार पे हम किसी से भेदभाव कर सकते हैं। मैं लड़की हूँ तो मुझे कम मार्क्स मिलेगा, वो लड़का है तो ज्यादा मिलेगा, या इसी चीज को हम बदल के देखें। मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, इस आधार पे भी नहीं। आर्थिक स्थिति, मैं गरीब घर से हूँ और आप अमीर घर से हैं। आप देखिएगा स्कूल का यूनिफॉर्म लगभग क्या होता है, सबका एक होता है। क्यों होता है? हम किसी करोड़पति घर के बच्चा भी यहाँ पढ़ने आ रहा है, एक मामूली रिक्शा चालक का बच्चा भी यहाँ पढ़ने आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर कि मेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं, उसके पास नहीं है। इसलिए हर स्कूल में ये प्रावधान किया गया है कि वो सिविल यूनिफॉर्म जो है हमारा, जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, एक जैसा होगा। दूसरा क्या है कि हमें कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं लड़कियों को। चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। अगर जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ कोई मॉलेस्टेशन होता है, मान लीजिए आज का समय आप सभी जान रहे हैं, टीवी देखते हैं, आपके हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है, अच्छी चीजें बुरी चीजें सब आती हैं। माहौल भी ऐसा है, बाहर घर परिवार दुनिया सबको लेके चलती है। अगर हमें सिखाया जाता है स्कूल में एनजीओ के माध्यम से व्हाट इज द गुड टच एंड व्हाट इज द बैड टच, वी विल हैव टू नो, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गुड एंड बैड टच। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि चाहे हमारे घर का कोई मेंबर हो, चाहे अगल बगल पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो, या हमारा फ्रेंड सर्कल में कोई हो, या टीचर्स हो, स्कूल का भी, स्कूल में भी कोई मेंबर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें गुड टच बैड टच के बारे में, जैसे मुझे पता चल रहा है कि मेरे साथ ये बैड टच कर रहा है या गुड टच कर रहा है, तो उसका कंप्लेन हम 1098 पे डायरेक्टली फोन करके कर सकते हैं कि मेरे साथ ये चीजें हो रही। कभी कभी हमें जानकारी नहीं होती है, हम बस मन में सोच के रह जाते हैं, अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह सकते, डर से पता नहीं हमें स्कूल आने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, इसे आपको बिल्कुल हमेशा नोट करके याद करके रखना चाहिए। एक 1090 है महिला हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, ये 24x7 होता है। मैंने कई बार इसको ट्राई किया है, मेरे कई क्लाइंट्स महिलाएं आती हैं, तो मैंने कई बार क्रॉस चेक करने के लिए भी फोन किया है 1090 पे कि मुझे कोई सहायता मिलती है कि नहीं। 24 घंटे के अंदर तत्काल मुझे हेल्प मिला। तो ये 1090 आप लोग अपने लिए हथियार समझ सकते हैं कि रास्ते चलते कोई आपको टॉन्ट कर रहा है, कोई आपको स्टॉकिंग कर रहा है, आप चल रहे हैं घर से निकले स्कूल आने के लिए, कॉलेज आने के लिए, कोई आपका पीछा कर रहा है, इसको कहते हैं स्टॉकिंग, पीछा करना। पहले हम लोगों के भारत में आईपीसी चलता था, इंडियन पेनल कोड, ठीक है, अब उसको चेंज करके बीएनएस बना दिया गया, भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन की जो धाराएं हैं, बस धाराओं में नंबर ऊपर नीचे हुआ है, बाकी जो कानून है, कानून के प्रावधान है और उसके तहत जो दंड है वो सब सेम है, बस इसको बदला गया। कोडिंग डिकोडिंग जो ऊपर नीचे हुआ वही हुआ है। तो स्टॉकिंग भी जो है सेक्शन 154 के तहत आता है। अगर मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, एक दिन बाई चांस हो सकता है, 2 दिन बाई चांस हो सकता है, व्यक्ति वही, समय वही, तो मुझे ये मान लेना चाहिए कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है। तो मैं कहीं भी किसी भी, ये 1090 पे भी आप फोन करके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, महिला थाने में भी जा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत तुरंत कार्रवाई होती है स्टॉकिंग पे। दूसरा है एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर, ये हर डिग्री कॉलेज, हर पीजी कॉलेज में मैम ये बिल्कुल कंपलसरी है कि हम अपने कॉलेज के प्रांगण में इस नंबर को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करें, ताकि कोई किसी बच्चे के साथ कोई सीनियर अगर किसी जूनियर के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसे स्कूल आने में डर लगता है, कॉलेज आने में डर लगता है। जैसे आप कई फिल्मों में देखे होंगे, रैगिंग के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी हैं, तो कई बच्चे, आप कई बार सुने भी होंगे कि ज्यादातर एमबीबीएस वाले मामले में होता है, बच्चे कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, मेंटली इतना हैरेस हो जाते हैं,
तो उन्हें लगता है कि मरना ही सही विकल्प है, लेकिन ये सही विकल्प नहीं है। हमें कई ऐसे रैगिंग के खिलाफ कानूनन अधिकार मिले हैं जिसमें हम अपने अधिकारों का प्रयोग करके इनसे बच सकते हैं। आपको बिल्कुल जानना चाहिए, हो सकता है यहाँ से निकल के आप कोई टेक्निकल डिग्री करें किसी टेक्निकल कॉलेजेस से, तो आपको जानना जरूरी है कि 1800-180-5522 1800-180-5522 that is the anti-ragging helpline number. It should be provided from the college प्रांगण। कॉलेज के प्रांगण में ये नंबर 4-5 बोर्ड हर दिशा में होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से इस नंबर को देख सके, इस पे कॉल कर सके, तत्काल इस पे फाइल होता है। अगर मुझे कोई बहुत परेशान कर रहा है, रैगिंग सिर्फ कपड़े उतरवा के और कोई पनिशमेंट कराना ही रैगिंग नहीं है। अगर मैं 10 लोगों के बीच आपको अपशब्द कह दूं, वो भी मेरे लिए बेइज्जती है, वो भी मैं मानती हूँ रैगिंग है, ठीक है। तो इसको भी हम रैगिंग की कैटेगरी में मानते हैं। तो इस पे आप जो है तुरंत कार्रवाई के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉलेज प्रशासन का बिल्कुल महत्वपूर्ण दायित्व है कि इसको बोर्ड के रूप में कॉलेज के पूरे प्रांगण में टांग के रखें। दूसरा होता है एंटी रैगिंग कमेटी। ये हर डिग्री कॉलेज में, हर पीजी कॉलेज में या हर टेक्निकल कॉलेजेस में एक कमेटी का गठन होता है जिसमें कॉलेज के ही प्रबंधन, सारे टीचर्स, प्रोफेसर, जो कमेटी जो हेड ऑफ द कॉलेज होता है, हेड ऑफ द टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है, वो अपने 4-5 मेंबर्स को मिला के कमेटी गठित करती है। वो कमेटी ही औचक निरीक्षण करेगा कॉलेज के किसी भी प्रांगण, किसी भी क्लासरूम में। सडनली मुझे लग रहा है कि मेरे कॉलेज में अगर कुछ ऐसा मामला चल रहा है, मैं अपने केबिन से निकली और कहीं भी मैं औचक निरीक्षण कर सकती हूँ। यह अधिकार दिया गया एंटी रैगिंग कमेटी को। दूसरा, जब भी आप टेक्निकल कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, एमबीबीएस की डिग्री लेने जा रहे हो, एलएलबी की डिग्री लेने जा रहे हो, तो वहाँ पे एक एफिडेविट लिया जाता है बच्चे और उनके पेरेंट्स से। ये आपको जानना चाहिए क्यों लिया जाता है। मान लीजिए मैं गई, अभी मैं जूनियर हूँ, हो सकता है मेरे साथ रैगिंग ना हुआ हो, नहीं हो सकता, मैं सीनियर हो गई, अब मेरा कोई जूनियर आ रहा है, अब मैं रैगिंग करना चाह रही हूँ, तो वो एफिडेविट शपथ पत्र इसलिए लिया जाता है, उस पर लिखित रूप में पेरेंट्स के सिग्नेचर कराए जाते हैं, स्टूडेंट्स के कराए जाते हैं, ताकि भविष्य में हम कभी भी किसी भी रैगिंग जैसे कुकृत्य, जो जैसे एक तरह से देखा जाए गलत व्यवहार है, अगर उस पर हम संलिप्त पाए गए, अगर पाया गया कि पूजा गुप्ता रैगिंग करती हुई देखी गई, पकड़ी गई है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे आजीवन भारत के किसी भी कॉलेज, किसी भी डिग्री कॉलेज, किसी भी टेक्निकल कॉलेज से निलंबित कर दिया जाएगा। मुझे पढ़ाई का अधिकार छीनिए है। ये एफिडेविट बहुत ही तगड़ा, इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए है कि ताकि मेरे पेरेंट भी मुझे बार बार अवेयर करें कि आप इस सब मामलों में न पढ़ें। बच्चे समझते नहीं। आप देखिए एमबीबीएस के छात्र हर साल, कुछ छात्र हर साल क्या रिपोर्ट करते हैं, उनको हटा दिया जाता है। तो सबसे बड़ा आप लोग को इसलिए मैं इस कानून पे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता मानती हूँ, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं से आप टेक्निकली कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने करियर के लिए कुछ आप टेक्निकल ज्वाइन करेंगे, तो इसका अधिकार आपको पता होना चाहिए। ऐसे तमाम अधिकार है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, पॉस्को एक्ट जो है 18 वर्ष से कम लड़कियों बच्चियों के साथ अगर कोई गलत टच करता है, यौन उत्पीड़न करता है, यौन से संबंधित कुछ गलत बातें करता है, तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। ठीक है, किशोरावस्था में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न, मोलेस्टेशन करना भी एक कानूनन जुर्म है और इस पे तत्काल कार्रवाई होती है। अगर पॉक्सो एक्ट के ऊपर कोई रेप पीड़िता है, उसका केस मैं मानती हूँ थोड़ा टाइम पीरियड खींच जाएगा, लेकिन किसी के विरुद्ध अगर पॉक्सो एक्ट लगता है तो तत्काल न्यायालय उस केस को अपने संज्ञान में लेती है और उसकी तुरंत तत्काल जांच होती है और तुरंत उस पर डिसीजन आता है। अभी हालिया एक एग्जाम्पल है कुशीनगर का, एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, तुरंत तत्काल केस फाइल हुआ और 1 महीने के अंदर हैंग टू डेथ का उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई, 1 महीने के अंदर। जहां हम जानते हैं भारत में न्याय व्यवस्था काफी टाइम लंबा खींचता है, कई ऐसे पेंडिंग फाइल्स पड़े हुए हैं। मैं मानती हूँ, मैं उसी फील्ड से हूँ, मैं उसी क्षेत्र से हूँ, अग्री करती हूँ, लेकिन पॉक्सो एक्ट एक ऐसा कानून है जहाँ तत्काल सुनवाई होती है और तुरंत डिसीजन आता है। अब मैं आ जाऊंगी आपके स्वास्थ्य को लेकर के। आर्टिकल 21 कहता है कि हमें जीने का अधिकार, स्वास्थ्य माहौल, स्वास्थ्य पर्यावरण, स्वास्थ्य अच्छे स्वच्छ जल के साथ एक अच्छे माहौल में रहने, जीने, खाने, पहनने, पढ़ने का अधिकार है। ये हमारा संविधान आर्टिकल अनुच्छेद 21 प्रदान करता है।
उसी के तहत हमारा स्वास्थ्य होता है। आप जानते होंगे, यहाँ सभी बड़ी बच्चियां हैं, मेंस्ट्रुएशन आप जानते होंगे, मासिक धर्म चक्र, जो हर एक महिला के लिए एक अच्छी बात भी है, कहीं मैं मानती हूँ अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रकृति का नियम है, जिसके साथ नहीं होता है प्रकृति के नियम के पीछे रह जाता है। तो हमें जानना चाहिए, पहले के टाइम का माहौल, वातावरण, वायुमंडल अलग था। हम लोग अपने टाइम में, हमारे मम्मी या हमारी दादी, हमारे पूर्वज कई पीढ़ी पहले हम सैनिटरी पैड यूज नहीं करते थे, घर का बना कपड़ा ही यूज करते थे, जो अनहाइजीन उस टाइम में तो नहीं होता था, क्योंकि उस समय का माहौल, खान पान अलग होता था। लेकिन आज के टाइम में बिल्कुल इस पर खुल के बात करने की आवश्यकता है। हम शहर में रहते हैं, इसलिए हमें लगता है हम लोग सबको लगभग सभी सैनिटरी पैड यूज करते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में अभी भी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो अभी भी नहीं यूज करती, जो अनहाइजीन होता है, जिससे बहुत सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा होता है।